टूटी चूड़ियों की आवाज। एक हवा चुपके से आई, दरवाजा हिला, कहीं दीप जाले, कहीं दिल। हेलो एवरीवन, हम आगड़े एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। आज की जो कहानी है वो सच और अफवाहों के बीच उलझी हुई है। इस कहानी के बारे में आप लोगों ने भी सुना तो कई बार होगा, लेकिन ये सच है या झूठ सिर्फ वो बता सकता है जिसने इसको एक्सपीरियंस किया है। लेकिन अफसोस, उसे बताने के लिए शायद वो इस दुनिया में बचा नहीं है। क्या हो जब रात के सन्नाटे में कोई आपके दरवाजे पर नॉक करे, आपकी माँ, बहन, भाई या फिर किसी रिलेटिव की आवाज में आपको गेट खोलने के लिए बोले कि आप उठकर दरवाजा खोलेंगे? शायद इस कहानी को सुनने के बाद नहीं। हमारी आज की ये कहानी हमारे साथ श्रुति ने शेयर की है, और जो कुछ भी उन्होंने शेयर किया है वो सब कुछ उन्होंने सुना हुआ है अपनी दादी से। और ये कहानी ओरिजिन है इंडिया के एक बहुत फेमस लेजेंड का, जिसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है। वो मूवी कौन सी है वो आपको पता चलेगी इस स्टोरी के लास्ट में। तो ये बढ़ते हैं और बात करते हैं इस अर्बन लेजेंड की। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास भी कोई रियल इंटरेस्टिंग स्टोरी है या फिर कोई सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। श्रुति ने बचपन में ये कहानी सुनी थी और तब उसे लगता था कि बाकी हॉरर कहानियों की तरह उसे दादी ने उस एक कहानी सुना दी है। उसे बिल्कुल भी सच नहीं मानती थी। लेकिन जब वो बड़ी हुई, धीरे धीरे उससे चीजें समझ में आने लगी और उसने अपने गांव के घर पर कुछ लिखा हुआ देखा, तब जाके उसे समझ में आया कि जो कहानी उसे उसकी दादी सुनाई करती थी वो कहानी नहीं, वो एक सच रहा है। वो उस जगह का इतिहास रहा है। कहानी की शुरुआत होती है 1958 मालेश्वरम से, जहां पर उसकी दादी राधा अम्मा पली बड़ी थी। वो बताती है कि उस टाइम पर उनके गांव में एक औरत रहा करती थी जिसका नाम था देवम्मा। देवम्मा गांव के लोगों से बहुत कम बातचीत करती थी और वो गांव के अंदर नहीं, गांव के बाहर जंगल के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहा करती थी। गांव के लोग कहते थे कि देवम्मा को काला जादू आता है। वो उस जंगल में अकेले इसीलिए रहती है कि वो अपनी जो भी जादू की प्रक्रियाएं वो सब कर सके। और ये भी कहा करते थे कि उसे आवाज बदलकर आवाज लगाना आता था। मतलब वो किसी भी इंसान की आवाज में आपको बुला सकती थी। तब तक राधा अम्मा को भी ये सारी चीजें सिर्फ एक कहानी की तरह ही लगती थी, तब तक कि उनकी आंखों के सामने एक इंसिडेंट नहीं हुआ। और रात को अपने घर में सोई हुई थी और तभी सभी लोगों के एकदम से भागने की आवाज आई। सभी लोग मीना मीना करके चिल्ला रहे थे। यह आवाज सुनकर राधा अम्मा और उनकी मदर दोनों अपने घर से बाहर निकल कर आए और उन्होंने देखा कि मीना, जो राधा अम्मा की उस टाइम की उम्र की एक लड़की थी जो उनके पड़ोस में रहती थी, उसके घर के बाहर गांव के बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और कुछ गांव वाले अपने अपने हाथ में लालटेन लेकर जंगल की तरफ जा रहे थे। जब राधा अम्मा और उनकी मदर मीना के घर के अंदर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे के बाहर एक कुछ चिन्ह सा बना हुआ था, एक सिंबल सा बना हुआ था और उस सिंबल में पड़ी हुई थी मीना की पायल। उस सिंबल को देखकर लग रहा था कि कोई नॉर्मल चिन्ह या सिंबल नहीं है, कुछ तंत्र मंत्र की विद्या वाला चिन्ह है। घर के अंदर मीना की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो बेसुध हो गई थी और बस मीना मीना चिल्ला रही थी। करीबन 1-2 घंटे बाद गांव वाले जंगल से वापस आए, लेकिन किसी को भी मीना कहीं पर नहीं मिली। अब जब मीना की मदर से पूछा गया कि क्या हुआ था तो उन्होंने बताया कि मैं और मीना सोए हुए थे घर के अंदर पलंग पर और इनके जो पिताजी हैं कहीं बाहर गए हुए थे और तभी रात को दरवाजे पर एक दस्तक होती है और उधर से मीना के पिताजी की आवाज़ आती है कि बेटा मीना, मैं आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलो। अपने पिताजी की आवाज़ सुनकर मीना भागती हुई दरवाजे पर जाती है और मैं अंदर बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर तक जब मीना वापस नहीं आई तो भागकर दरवाजे पर गई तो देखा कि दरवाजे पर वो चिन्ह बना हुआ है और बस उसकी पायल उस दरवाजे पर पड़ी हुई है। उस दिन के बाद मीना कभी नहीं मिली। वो कहाँ गई किसी को भी पता नहीं है। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद एक रात की बात है,
इसी गांव में दो भाई थे, अनंदू और विष्णु। अनंदू बड़ा था, विष्णु छोटा था। ये लोग अपने पिताजी और अपनी दादी के साथ रहा करते थे। इनकी मदर की मौत हो चुकी थी। इनके पिताजी किसी काम से बाहर गए हुए थे। रात के टाइम पर दोनों बच्चे अपनी दादी के साथ सोए हुए थे और तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और बाहर से विष्णु के पिताजी की आवाज आती है, बेटा दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। ये आवाज सिर्फ विष्णु को नहीं, आनंदो और उसकी दादी दोनों को आई थी। आवाज सुनकर उसकी दादी को अच्छे से पता लग गया था कि बाहर जो आवाज दे रहा है वो उनका बेटा नहीं, कोई और है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि उनका बेटा कल सुबह आने वाला है। उन्होंने अपने दोनों बच्चों से कहा कि बेटा सो जाओ, कोई नहीं है, जो भी होगा सुबह देखेंगे, तुम्हारे पिताजी भी रात को नहीं आएंगे, वो सुबह ही आएंगे। अब आनंदू जो था वो तो बड़ा था, लेकिन विष्णु छोटा था, उसे इतनी समझ नहीं थी। अभी तो अपनी दादी के कहने पर वो सो गया और सबके सोने के बाद एक बार फिर से शायद विष्णु को वो आवाज आई। वो उठकर गेट खोलने को चला गया और उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं मिला। सुबह उसकी दादी की आंख खुली तो विष्णु उनके पास नहीं था। वो उठकर उसे बाहर ढूंढने गई और जैसे उन्होंने घर का गेट का दरवाजा क्रॉस किया, उन्हें वही सिंबल बना हुआ दिखाई दिया जो मीना के घर के बाहर बना हुआ था। और ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गई। वो रोने लगी, भागकर गांव वालों को बुलाकर लेकर आई। सब लोगों ने फिर से विष्णु को मीना की तरह ही ढूंढा, लेकिन उसका भी कहीं अता पता नहीं था। अब जब गांव से बच्चे ऐसे गायब हुए तो सभी लोगों का शक, जैसे आपका जा रहा है, उन लोगों का शक भी पहुंचा देवम्मा पर। सभी लोगों को पता था कि देवम्मा जादू टोना करती है, वो अकेली रहती है। शुरू में तो लोग उसे बेचारी अकेली समझा करते थे, लेकिन धीरे धीरे कई लोगों ने जब उसको देखा कुछ टोने टोटके करते और ये सब चीजें करते हुए, तो लोग उससे दूरी बना के रखना शुरू कर दिया था। और जब गांव में ये इंसिडेंट हुआ तो सबका शक देवम्मा पर गया, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। इल्जाम सब लोगों ने उसी के ऊपर लगाया कि हो सकता है उसी ने सब किया हो, लेकिन कुछ भी करने से पहले उन लोगों को उसके ऊपर नजर रखनी थी। और गांव के कुछ जवान लड़कों रवि, सोमन, गोपी और अप्पू ने यह तय किया कि वो लोग देवम्मा पर नजर रखेंगे और ये देखेंगे कि वाकई में इसके पीछे उसका हाथ है या फिर कोई और चीज है जो गांव के इन बच्चों को यहां से गायब कर रही है। अगले दिन से ही वो उसकी झोपड़ी के पास गए और जैसे अपनी झोपड़ी से बाहर निकली, उन लोगों ने उसका पीछा किया, ये देखने के लिए कि वो जंगल के अंदर जाकर क्या करती है। उन्होंने देखा कि देवम्मा जंगल से जो लकड़ियां टूटी पड़ी थी वो लकड़ियां वो इकट्ठा कर रही थी। उसने कुछ पत्ते, जड़ी बूटियां वगैरह तोड़ी और एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे गिरे हुए पत्तों को वो समेटकर अपनी झोली के अंदर भर रही थी। पूरा दिन उन्होंने उसका पीछा किया, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी उन्हें ऐसा नहीं लगा जो इस डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा हो कि जो देवम्मा है वो कोई जादू टोना कर रही है या फिर उन बच्चों का जो गायब होना था उससे उसका कुछ रिलेशन हो। वो लोग वापस आ गए, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में वो उनका शक खत्म हो जाता। अगले दिन उन्होंने डिसाइड किया कि जब वो बाहर जाएगी तो उसकी झोपड़ी के अंदर छानबीन करेंगे। अगले दिन देवम्मा जैसे जंगल के लिए निकली, ये लोग उसकी झोपड़ी में घुस गए। झोपड़ी के चारों कोनों में काले कपड़े लटक रहे थे। एक जगह पर नींबू, राख और लाल रंग के धागे बिखरे हुए थे और एक आधी जली हुई जैसे माँ की तस्वीर होती है वैसी तस्वीर थी और उसकी दोनों आंखें जैसे पेन से काली कर दी गई हो। लेकिन इसके अलावा वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था जो इस चीज को दिखाता हो कि बच्चे कभी वहां पर लाए गए थे। न कपड़े, न खून, ना कोई निशान। वो लोग झोपड़ी से बाहर निकलने लगे और निकलते निकलते अप्पू की नजर झोपड़ी के पीछे की जमीन पर पड़ी। बाकी सारी जमीन नॉर्मल थी, लेकिन वो जो जमीन थी वो थोड़ी दलदल सी हो रही थी, जैसे फ्रेश सॉफ्ट मड, जैसे अभी भी बारिश हुई हो, लेकिन बारिश का तो नामो निशान नहीं था। वो बाकी सब लोगों को लेकर वहां पर पहुंचा। रवि ने बोला कि ये कैसे पॉसिबल है कि जमीन ऐसी हो रखी हो, और तभी उनकी नजर पड़ी वहां उस जमीन पर बने हुए एक निशान पर, वैसा ही निशान जैसा उन घरों के बाहर था जहां से बच्चे गए थे। अभी दूर से उन्हें लकड़ियां घिसटने की आवाज आई, जैसे कोई रस्सी से बांध के लकड़ियां घिसते हुए लाता है। उन्होंने देखा तो देवम्मा अपने घर की तरफ वापस आ रही थी। वो लोग बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप निकल गए, लेकिन सबके दिमाग में एक सवाल था कि आखिर वो जमीन इतनी
मतलब फ्रेश कैसे है, जरूर उस जमीन के नीचे कोई ना कोई राज छुपा है। 2 दिन के बाद जब देवम्मा वापस से जंगल की तरफ निकली, ये लोग पहले से ही घात लगाकर बैठे थे और करीबन 6-7 लोग उसी जमीन के पास पहुंचे, उस टुकड़े के पास जिसे देखकर वो लोग 2 दिन पहले गए थे। आज सबके हाथों में जमीन खोदने का सामान भी था और इन लोगों ने उस जगह को खोदना शुरू किया। और वहां ऐसी एक नहीं 2-3 और स्पॉट्स थे। उन्होंने पहले 2 स्पॉट्स पर खोदा, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जैसे तीसरे स्पॉट पर उन्होंने खोदना शुरू किया तो उनको एक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा मिला, जमीन के अंदर गड़ा हुआ। एक छोटा लाल कपड़ा जो कि खून से लाल हो गया था, खून उस पे पूरा सूख चुका था। और उसके साथ उन्हें प्लास्टिक के बैग में मिला एक छोटा सा कंघा, और जो बच्चों के हाथों पे चांदी की, मतलब बच्चों के पैरों में जो चांदी की हम पायल पहनाते हैं, जिसे नजरा टाइप कुछ कहते हैं, वो भी उसी प्लास्टिक के बैग में मिला। और उसके बाद एक एक करके और भी कपड़े निकले जो शायद उन्हीं बच्चों के थे जो कुछ महीनों पहले अपने घर से गायब हुए थे। गांव वालों को सबूत मिल चुका था और अब सबको ये समझ में आ गया था कि देवम्मा कोई अकेली औरत नहीं, वो एक शैतानी आत्मा है और हो न हो इन बच्चों के गायब होने में उसी का हाथ है। पूरे गांव में एक खबर फैल गई कि देवम्मा के खिलाफ सबूत मिल चुका है। वो जो आवाज बदलकर बच्चों को बुलाकर ले जाती है वो कोई और नहीं, वो देवम्मा है। और हो न हो वो उन बच्चों को बलि चढ़ाकर शायद उन्हें यहीं पर गाड़ देती है। ये कपड़े उसी बात का सबूत थे। देवम्मा जब लौट कर आई तो उसकी झोपड़ी के बाहर ऑलमोस्ट पूरा गांव खड़ा हुआ था। उन सबको देखकर देवम्मा अब भी बिल्कुल नॉर्मल, वही गरीब लाचार की तरह बिहेव कर रही थी। लेकिन जैसे वहां पर आई, लोगों ने कहा कि तू भोली माओ की आवाज निकालकर उनके बच्चों को ले जाती है ना, अब तुझे आग मिलेगी। और वही हुआ। देवम्मा को पकड़कर गांव के मंदिर के पीछे एक नीम के पेड़ से बांध दिया गया। उसके चारों तरफ लकड़ियां सजाई गई, उसके ऊपर तेल डाल दिया गया और ये सब होते होते उसके मुंह से कोई उफ की आवाज भी नहीं निकली। वो सब लोगों को देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे सब कुछ पता था। और इसके बाद आग लगा दी गई। उस आग में जलते हुए भी एक बार भी देवम्मा की चीख नहीं निकली और जाते आते उसने सिर्फ यही शब्द बोले, तुम लोग मुझे जला सकते हो लेकिन मुझे मार नहीं सकते। मैं लौट कर आऊंगी, हर घर के बाहर आऊंगी, एक अपने की आवाज बनकर आऊंगी। उसकी मौत के बाद गांव में सब कुछ शांत हो गया। सभी को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, गांव के ऊपर अब देवम्मा का साया नहीं है। इस इंसिडेंट के कुछ साल के बाद जब राधा माँ बड़ी हो गई थी तो गांव से फिर से अचानक से औरतें गायब होना शुरू हुई। लेकिन कोई भी औरत घर से गायब नहीं हुई थी। वो जंगल में गई और दोबारा नहीं आई। शुरू में लोगों को ये लगा कि कोई ना कोई जंगली जानवर उठाकर उनको ले गया है, लेकिन इसी वजह से ढूंढने पर भी उनकी लाश तक नहीं मिली। और फिर एक दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि उस घर का एक लड़का है जो पिछले 3 दिनों से बेहोश पड़ा था और वो आज ही होश में आया है। और जो उसने बताया है वो इस गांव के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सब लोग वहां पहुंचे तो पता लगा कि 3 दिन पहले रात के टाइम गेट पे पापा खड़े थे और मुझे बुला रहे थे। और जैसे ही बच्चा गेट खोलने गया उसी टाइम पर उसकी माँ भी उसके पीछे आई गई। और जैसे ही गेट खुला उनकी आंखों के सामने कोई और नहीं, देवम्मा खड़ी थी, जिसे देखकर उसका रूप इतना डरावना था कि उसकी माँ और उसका बेटा दोनों बेहोश हो गए। माँ तो थोड़ी देर के बाद होश में आई, लेकिन उस बच्चे को होश में आने में करीबन 3 दिन लग गए। सब लोग समझ गए कि देवम्मा वापस आ चुकी है और इस बार वो और भी ज्यादा शांत और भी ज्यादा चतुर हो गई है। और अब यही होने लगा। जैसे से गांव से औरतें गायब होने लगी और हर बार यही होता, किसी अपने की आवाज आती और अल्टीमेटली सिर्फ घर का दरवाजा खुला मिलता। उसे जब मौका मिलता वो गांव में से किसी न किसी लेडी को अपने जाल में फंसाकर वहां से ले जाती थी। लोग अब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। फिर गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने मशवरा दिया कि उस तांत्रिक को बुला कर लाओ। एक तांत्रिक था जिसे वो जानते थे और वो इस तरह की आत्माओं को अपने कंट्रोल में कर सकता था। तांत्रिक को बुलाया गया, वो वहां पर आया, उसने अपना इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद बोला कि तुम लोगों ने उसे जला तो दिया लेकिन तुम लोग उसे मार नहीं पाए। मैं उसे बांध नहीं सकता, मैं उसे खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसे रोक सकता हूँ। ये एक अलग तरह की आत्मा है जो किसी को सिर्फ तभी ले जा सकती है जब उसके बुलाने पर वो जवाब दे। और इस तांत्रिक ने उस
स्पिरिट से बचने का एक सोल्यूशन निकाला, जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, नालेबा, यानी कल आना। और इसके बाद इस गांव के हर घर के दरवाजे पर लिख दिया गया नालेबा, क्योंकि तांत्रिक ने बताया था कि तुम्हें अपने घर के बाहर नालेबा लिखना है। अगर घर के बाहर नालेबा लिखा हुआ है तो वो घर के अंदर नहीं घुसेगी और कल आएगी, और अगर कल वो नहीं लिखा हुआ है तो वो उस घर के अंदर घुस जाएगी और फिर उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। और इस तरह से जन्म हुआ हमारे इस अर्बन लेजेंड का, जिसका नाम है नालेबा, और उसके ऊपर बन चुकी है स्त्री मूवी। जी हाँ, स्त्री मूवी में भी आपने सेम कॉन्सेप्ट देखा था, लेकिन वहां पर एमपी के एक गांव को उठाया गया था, जबकि ओरिजिनली ये जो इंसिडेंट है, जो स्टोरी है, वो मलेश्वरम के विलेज की है। और कहते हैं आज भी वहां पर आपको कई घरों पर नालेबा लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये थी हमारी इंडियन अर्बन लेजेंड के सीरीज की एक और स्टोरी, जहां पर हम देखा कि किस तरह से एक बहुत पुरानी, अब आप इसे फोकलोर कह सकते हो, किंवदंती कह सकते हो, या जिन लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है उन लोगों के लिए सही हो सकता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, नालेबा वाकई में थी या आज भी एग्जिस्ट करती है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।